महाराष्ट्र में उद्धव गुट को बड़ा झटका। शिंदे गुट ही है असली शिवसेना। विधानसभा अध्यक्ष का फैसला। शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार। 37 विधायकों के साथ गुट के पास बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का किया उद्घाटन। कहा, ये नए सपनों, नए संकल्पों और निरंतर उपलब्धियों का समय। अगले 25 वर्ष बनेंगे देश के अमृतकाल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के नेता। कहा, यह भाजपा आरएसएस का समारोह। भाजपा ने कहा, निमंत्रण अस्वीकार करना कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी। यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या 12 करोड़ के पार। अमेरिका में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। 12 प्रांतों में 8 लाख से अधिक घर अंधेरे में डूबे। न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में शिंदे गुट महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर की परीक्षा में पास हो गया है। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। इसके साथ ही शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी। एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम बने रहेंगे। वहीं शिवसेना ने इस फैसले से असहमति जताते हुए इसे साजिश करार दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि विधानसभा में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। विधानसभा अध्यक्ष ने 25 जून 2022 के कार्यकारिणी के प्रस्ताव को अमान्य ठहराते हुए असली पार्टी के सवाल पर उद्धव गुट की दलील खारिज करते हुए कहा कि शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का बहुमत है। शिंदे फैक्शन वाज द रियल शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी when the rival factions emerged on 21st June 2022. Shri Sunil Prabhu ceased to be the duly authorized whip from 21st June 2022. Shri Bharat Gogale was validly appointed as the whip of Shiv Sena political party on 21st June 2023. Shri Eknath Shinde was validly appointed as the leader of the Shiv Sena political party on 21st June 2023. पार्टी संगठन को लेकर भी स्पीकर ने कहा कि 2013-2018 में संगठन चुनाव नहीं हुए तथा 2018 का नेतृत्व संगठन ही मान्य माना जाएगा जो चुनाव आयोग के पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग में 2018 का संगठनात्मक नेतृत्व ढांचा मौजूद। शिवसेना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्थान सबसे ऊपर। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला आखिरी माना जाता है। पार्टी संविधान के अनुसार शिवसेना प्रमुख को किसी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है। उद्धव को एकनाथ शिंदे को नेता पद से हटाने का अधिकार नहीं था। शिंदे को नेता पद से हटाने का फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होना चाहिए था। उद्धव का निर्णय पार्टी का निर्णय नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर उद्धव गुट का रुख साफ नहीं। अध्यक्ष के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जहां भाजपा इसे कानून सम्मत बता रही है, वहीं शिवसेना इसे साजिश करार दे रही है। माननीय राहुल नार्वेकर जी ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। वही निर्णय होने की हमें अपेक्षा थी और वैसा निर्णय हो चुका है। अभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री के तौर पर बरकरार रहेगी और असली शिवसेना जो है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है। आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महाराष्ट्र में करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी, जिसके बाद शिवसेना के उद्धव गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। स्पीकर के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे, लेकिन अब लड़ाई कानूनी स्तर पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। शिशिर शेलार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत विश्व मित्र के रूप में आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व आज भारत को स्थिरता का महत्वपूर्ण स्तंभ मान रहा है। आज गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सतत उद्योग, बुनियादी ढांचा, नवीन कौशल, हरित और स्वच्छ ऊर्जा और देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण की अनुकूल व्यवस्था विकसित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रेसिडेंट न्यूसी IIM अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। प्रेसिडेंट न्यूसी की भारत यात्रा से हमारे संबंधों को तो बल मिला ही है, भारत अफ्रीका के बीच घनिष्ठता और बढ़ी है। चेक लंबे समय से वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ा हुआ है। भारत और चेक के बीच टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ता का गांधीनगर आना और विशेष है। आपने महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस के सिद्धांत को अपने देश के स्वातंत्र संग्राम से जोड़ा है। आसियान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तिमोर लेस्ते के साथ हमारा सहयोग बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महात्मा मंदिर में इस साल के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 12 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य का द्वार। शिखर सम्मेलन का ये 10वां संस्करण सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों का उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक भविष्य के लिए एक रोड मैप दिया है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इस विजन को आगे बढ़ा रहा है। भारत के कोने कोने में आपके लिए नई संभावनाएं हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट इसके लिए भी एक गेटवे की तरह है, गेटवे टू द फ्यूचर। और आप भारत में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, बल्कि यंग क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स की एक नई जनरेशन को भी शेप कर रहे हैं। देश में हुए रचनात्मक सुधारों के ही कारण आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 10 वर्ष पहले भारत 11वें स्थान पर था। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग इसे लेकर अपना विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी गारंटी है कि ऐसा होगा। The world looks at India as an important pillar of stability, a friend who can be trusted, a partner who believes in people-centric development, a voice that believes in global good, a voice of the global south, an engine of growth in the global economy. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट विश्व स्तरीय प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार्स और सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों का साक्षी बन रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। आपके सपने मेरा संकल्प है। आइए सपने देखिए, क्योंकि सपने देखने के बहुत अवसर हैं और उन्हें पूरा करने का सामर्थ्य अभी मौजूद है। इस वादे के साथ प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को एक बार फिर से आश्वस्त कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। कैमरामैन जगमोहन और कमलेश के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, गांधीनगर। और गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण कारक बन रहा है और रेल मंत्री और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने समिट को गुजरात के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी बताया है। उनसे बात की हमारी संवाददाता मेघना देव ने।
हमारे साथ दर्शना जारदोर जी जुड़ी हुई हैं। मैम, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट बेहद महत्वपूर्ण समिट होता है, खासकर गुजरात के लिए, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आते हैं, बिजनेस स्टेक होल्डर्स आते हैं। किस तरीके से इस बार का समिट देखती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जिन विषयों पर रहा है इस बार, क्या कहते हैं? कर्तव्य काल की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई। अमृत काल के जो संकल्प थे उसके बाद में आने वाले 25 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इसके लिए नए सेक्टर, नया इन्वेस्टमेंट, नया ग्लोबल पार्टनर जो चाहिए। गुजरात के अंदर पूरी इकोसिस्टम के साथ में डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, लोगों को जो चाहिए आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने जितने संकल्प किए वो पूरा करने की क्षमता है। और जब पहली बार समिट शुरू हुआ था, इसके बाद में क्रमशः उसमें इजाफा होता गया, इसमें नयापन आता गया और नए सेक्टर को हम ऐड करते गए। सेमीकंडक्टर से लेके सोलार से लेके जितने भी पार्टनर्स आए हैं, अब सबका ये एक्सपीरियंस रहा कि बहुत अच्छे से ये काम हो रहा है। सबसे जरूरी चीज लगती है मोदी जी की गारंटी, भरोसा। जो भरोसा कायम किया है, जो हम बोलते हैं वो करते हैं और इसी के कारण पहले गुजरात, फिर देश और दुनिया मानने लगी है। तो दुनिया की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ में गुजरात को एक नई ऊंचाई पर लेने की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है और गुजरात हमेशा लीड करता है। तो उसी तरह से इसमें भी अगर गुजरात में प्रायोरिटी जितनी बढ़ेगी, जितने इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, उसी को देखकर आगे वाले और देश के और राज्यों में भी ये कार्यक्रम होते हैं और नए स्टार्टअप को, नए जनरेशन को एक विजन के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आप चूंकि टेक्सटाइल्स के मंत्रालय को भी देखती हैं, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? टेक्सटाइल में 2-3 प्रकार है। जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं जो उनको एक तरफ महिला है और उसको प्रमोशन, क्वालिटी प्रोडक्शन, उसके साथ में मार्केट लिंकेज वो करना जरूरी समझा। और आपने देखा होगा कि लोगों ने ये पसंद भी किया जब ये G20 के समिट का आयोजन हुआ। तो उनकी स्ट्रेंथन के साथ में एक तरफ है ग्लोबल पूरा यूज करता है टेक्निकल टेक्सटाइल, तो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भी पूरा जो एक एटमॉस्फेयर है, जो फंडिंग है, जो PLI स्कीम है, वो सरकार ने यहाँ भी शुरू कर ली है। तो टेक्सटाइल जो है वो कॉमर्स के जो हमारे एक टारगेट है उसको हमने 18 दिन पहले अचीव कर लिया। तो टेक्सटाइल इतना बड़ा सेक्टर है कि जिसमें बहुत बड़ा अहम रोल कर सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर एशिया के सबसे बड़े फ्लावर शो का दौरा किया। इस फ्लावर शो में लाखों फूलों पर अलग अलग तरह की कलाकृतियां बनाई गई हैं। अहमदाबाद का फ्लावर शो बहुत ही मनमोहक है और ये फ्लावर शो 7 लाख स्क्वायर फीट में फैला है। इसमें 7 लाख पौधों से 400 मीटर लंबी दीवार बनाई गई है। शो में 15 लाख से अधिक फूलों का प्रदर्शन किया गया है। बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक फ्लावर शो को देखने आ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज स्पष्ट कर दिया है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल नहीं होंगे। भाजपा ने कहा है कि निमंत्रण अस्वीकार करना कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की शिरकत को लेकर जारी कयास पर अब विराम लग गया है। कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मिले निमंत्रण को ठुकरा दिया और इस कार्यक्रम को भाजपा और RSS का कार्यक्रम बताकर पूरी तरह से राजनीतिक रंग दे दिया। बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये RSS BJP का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है। वहीं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने पुराने रुख को कायम रखते हुए ही निमंत्रण को ठुकराया है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। हाल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को गिमिक बता दिया
तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेहद भड़काऊ बयान दिया। আপনারা করছেন করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने सदियों बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि मंदिर का रास्ता गुलामी की ओर ले जाता है। मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है और फिर स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता दिखाता है। हमारी माता सावित्रीबाई फूले जो इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका है, उसने कहीं उनके बात को दोहराया। षड्यंत्रकारियों ने गले की कीमत, जीत की कीमत लगा दी। कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल दशकों से अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण पर तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज। और वहीं अहमदाबाद के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने यूएई राष्ट्रपति के दौरे को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भारत नवाचार के साथ साथ तकनीक में भी दुनिया के विकसित देशों की तरह अपनी पहचान बना रहा है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। The speeches and the announcements made by the heads of governments and representatives of the various governments, that in a way exhibits the interest in India, to engage with India, whether it is investment or trade. I would say innovation, technology, new areas of activities, industrial activities and economic activities, that shows that India is on par with all any other developed countries of the world. So this is a message that under the leadership of the Honorable Prime Minister, India is making a great leap, and India will definitely be one of the 3 major economies in the coming years. और मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की किश्त बुधवार को सभी लाभार्थियों के खातों में पहुंच गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से प्रत्येक लाभार्थी महिला के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए। राज्य की 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को कुल 1576 करोड़ की धनराशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके बैंक खातों में अंतरित किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिलाओं को भरोसा दिया है कि आगे भी ये योजना बंद नहीं होगी। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना की राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में हर माह की 10 तारीख को सीधे खाते में पहुंचती है। आज अपन ने बहन बेटियों के लिए उनकी अपनी जो धनराशि थी लाडली बहना, वो राशि भी आज डाली है खातों में। तो आज अपने में से हर एक कोई के चेहरे पे एक विशेष खुशी है। आप सबको माननीय मोदी जी की तरफ से ये मैं बधाई देना चाहता हूं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में 2021 से 22 और 2022 से 23 बैच के विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से पत्रकारिता के उच्च नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का आह्वान किया। नई दिल्ली का भारत मंडपम IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। IIMC के चेयरमैन आर जगन्नाथ, महानिदेशक डॉक्टर अनुपमा भटनागर सहित 5 क्षेत्रीय केंद्रों के विद्यार्थी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021 से 22 और 2022 से 23 बैच के विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस अवसर पर रामनाथ कोविंद ने ऊंची TRP प्राप्त करने के लिए मीडिया में बढ़ता चलन को घातक बताया।
उन्होंने विद्यार्थियों से इस तरह के शॉर्टकट से बचने की नसीहत दी। ऊंची टीआरपी प्राप्त करने के लिए सनसनीखेज खबरों की ओर बढ़ता मीडिया का रुझान एक बड़ी चुनौती बन गया। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे और निश्चित रूप से पत्रकारिता के मूल्यों के लिए घातक साबित हो रही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस तरह के शॉर्टकट से दूर रहें और पत्रकारिता के मूल्यों को बचाए रखें। इस अवसर पर आईआईएमसी की महानिदेशक डॉक्टर अनुपमा भटनागर ने कहा कि आईआईएमसी का पाठ्यक्रम पत्रकारिता के सर्वोच्च मानदंडों पर आधारित है, जहां व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पक्षों पर जोर दिया जाता है। आईआईएमसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ मीडिया के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष परीक्षण पर जोर दिया जाता है। मीडिया और उद्योग के विशेषज्ञों का अधिकतम सहयोग लिया जाता है। इसीलिए यहाँ से निकलने वाले अधिकतर विद्यार्थियों को तत्काल प्लेसमेंट मिल जाता है। इस अवसर पर आईआईएमसी पुरस्कार, प्रसार भारती पुरस्कार, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी पुरस्कार सहित अन्य श्रेणियों में दोनों बैचों के 65 विद्यार्थियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मैंने क्लास में टॉप किया था, तो उसके उपरांत ये अवार्ड मुझे मिला है और अवार्ड पाकर मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। आईआईएमसी से हमने जो भी सीखा वो हमें अपने करियर की फील्ड्स में काम आ रहा है और आईआईएमसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका मान रखूँ और इसके योग्य बनूँ। गौरतलब है कि भारतीय जनसंचार संस्थान देश का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया एवं जनसंचार शिक्षण संस्थान है, जहां से उत्तीर्ण विद्यार्थी आज विभिन्न पत्रकारिता से जुड़े संस्थानों में अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। चंद्रशेखर, टीडी न्यूज। भारत की आत्मनिर्भरता का जश्न मनाने और स्वदेशी उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया, जो 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2024 तक चला। ये आत्मनिर्भर भारत उत्सव मिनिस्ट्री गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा हॉल नंबर 1 से लेकर हॉल नंबर 5 में लगाया गया। इस एग्जीबिशन में लोगों को फूड, आर्ट, कल्चर, हैंडलूम और टेक्सटाइल जैसी सभी क्षेत्रों के लोगों और उनके बनाए हुए उत्पादों से रूबरू होने का मौका मिला। इस एग्जीबिशन में कई मंत्रालयों के द्वारा अपनी स्टॉल लगाई गई। आत्मनिर्भर भारत उत्सव में शुक्रवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पहुंचकर लाभार्थियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी और अनुसूचित समाज के लाभार्थियों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराकर अपने काम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना है, उस सपने को साकार करने की दिशा में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस तरह के मेलों का आयोजन करके उन मेलों में हमारे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वर्ग के हमारे जो बंधु हैं, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का पैमाना और भी बड़ा होगा, जो देश के कोने कोने से दुनिया भर के उत्पादों को एक साथ लाएगा। मोदी जी आए तो शायद हमें लगता है कि हमें प्रोत्साहन मिल रहा है और हमें लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमसे बोलते हैं कि आप लोन लो, आप इस काम को आगे बढ़ाओ। हमारा एक समूह है पूरी समाज का, कुमार कॉलोनी का, वहाँ पर हर स्टेट के लोग आते हैं। हमारा जयपुर तक माल जाता है, चंडीगढ़ जाता है और दिवाली पर हम दुकान लगाते हैं। सरकार हमें बताती है कि आप यहाँ स्टॉल लगाओ, वहाँ स्टॉल लगाओ, हम वहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो हम जन जन तक पहुँचाते हैं। उद्योग बढ़ाने के लिए ही तो ये मतलब एग्जीबिशन लगा रही है, ताकि यहाँ पर लोग आए, हमसे संपर्क में रहे और इनको बढ़ावा दे रहे। हमारा हर चीज़ का मतलब आना जाना, किराए वगैरह, खाना पीना सब वो गवर्नमेंट दे रही है। इस उत्सव का उद्देश्य देश भर के 200 से अधिक लाभार्थियों के द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए बड़ा मंच और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। साथ ही स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति तथा विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आधारित ये उत्सव 3 से 10 जनवरी तक चला और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। इस महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश के तमाम राज्यों युवा वहां पर शिरकत करने पहुंचेंगे और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे देश के जिलों में युवा मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाएगा। NSS, NYKS और कई शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से पूरे देश में माई भारत के स्वयंसेवक भारत के लिए स्वयंसेवक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। युवा क्लब भी उत्सव में अपनी भागीदारी निभाएंगे, जिससे वास्तव में समावेशी माहौल सुनिश्चित होगा। इस अभियान में 88,000 से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे। इन आयोजनों के लिए स्वयंसेवकों को माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म mybharat.gov.in के माध्यम से पंजीकृत किया जाता है। 12 जनवरी को देश के प्रमुख शहरों और 750 जिला मुख्यालयों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षित सड़क सुरक्षा स्वयंसेवकों को केंद्रीय राज्य मंत्रियों, स्थानीय सांसदों और विधायकों द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। इन स्वयंसेवकों को ट्रैफिक चेक पॉइंट्स में यातायात को संभालने में सहायता करने और सड़क सुरक्षा जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए तैनात किया जाएगा। नेशनल यूथ फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें कि सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी की टीम एक राज्य या यूनियन टेरिटरी में इकट्ठा होती है। इस बार जैसा हमने कहा कि वह जगह है नासिक, महाराष्ट्र में। यहाँ हर राज्य या यूनियन टेरिटरी से 100 लोगों की टीम आएगी जो अलग अलग प्रतियोगिता और प्रतियोगिता के अलावा सुविचार में भाग लेगी। इसके अलावा इसमें जो है सो ऐसे हम प्रोग्राम्स लेके आए हैं जो कि इंडिजिनस स्पोर्ट्स लेके आए हैं और साथ ही साथ जो हमारा थीम है वह है विकसित भारत एट 2047 युवा के लिए, युवा के द्वारा। स्वयंसेवक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करेंगे। 12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवा मामलों का विभाग देश के कोने कोने में मौजूद युवाओं को शामिल करने और सशक्त बनाने के लिए एक अद्वितीय और व्यापक दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस की तैयारी कर रहा है। देश के 763 जिलों में राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 एक जिला स्तरीय मेगा कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ शुरू होगा। मुकेश शुक्ला, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अब तक आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना के तहत 10.7 लाख से अधिक चिकित्सा उपचार सफलतापूर्वक किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इसके लिए अस्पतालों को 1449 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जम्मू में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 93% से अधिक परिवारों के पास अब कम से कम एक आयुष्मान कार्ड है। साथ ही 83% से अधिक पात्र लाभार्थियों को उनके कार्ड प्राप्त हो चुके हैं। बैठक में डॉक्टर आबिद रशीद ने आयुष्मान भारत PMJAY सेहत योजना की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और इसे जम्मू कश्मीर में सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य देखभाल पहलों में से एक बताया। स्वास्थ्य सचिव ने कम से कम समय के भीतर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 100% आयुष्मान कार्डों की पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनिवार्य आवश्यकता को भी रेखांकित किया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।